हेलो इन्वेस्टर्स। अभी तो सिर्फ लार्ज कैप फंड रिकमेंड हुआ, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा था कि हर फंड रिकमेंडेशन को लेके मुझे पता है कि आपके बहुत सारे सवाल होंगे, तो आप कमेंट करते रहिए और उनके जवाब मैं आपको दूंगा। तो बहुत सारे इंटेलिजेंट क्वेश्चंस थे हमारे लार्ज कैप फंड रिकमेंडेशन को लेके, बहुत सारे ऑल्टरनेट फंड्स भी सजेस्ट किए गए थे और मुझे लगा ये बहुत सही समय है कि आपके सारे सवालों को खुल के मैं जवाब दूं। अगले एक हफ्ते तक हर रोज एक नया वीडियो आएगा। अगले वीडियो में हम लार्ज एंड मिड कैप ला रहे हैं, मल्टी कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, बहुत सारे फंड्स हैं। ओवरऑल आपका कंप्लीट म्यूचुअल फंड बास्केट बन सके और हर फंड के पीछे का रिसर्च प्रोसेस भी हम डिटेल में बताएंगे। लेकिन चलो शुरू करते हैं। हमारे लार्ज कैप फंड का प्रोसेस और अनवीलिंग वीडियो आपने देखा और उससे जो आपके डाउट्स थे, अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो ये वीडियो तभी ज्यादा रेलेवेंट है अगर आप उन दोनों वीडियोस को पहले देख लीजिए। ऊपर कार्ड में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अच्छा, पहला क्वेश्चन ये ना बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ लोगों को इरिटेटिंग भी लगा, तो आई थॉट सबसे पहले मैं अपफ्रंट होके इसको केटर करता हूं। तो 2 साल पहले तक एक ही वीडियो में हम सारे फंड्स बता देते थे, लेकिन पिछले साल से भी चेंज्ड इट, एक वीडियो एक फंड, ताकि जिसको जो फंड चाहिए वो मिले। इस बार वी डिवाइडेड इट फर्दर, हर कैटेगरी में तो नहीं, कुछ कैटेगरी में वी हैव डन इट, जहां एक वीडियो में वी आर एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस कि हम कैसे इस कैटेगरी में फंड पिक कर रहे हैं, और दूसरे में वी आर टेलिंग द नेम। तो थोड़ा, और ये लेजिटिमेट डाउट है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कि ऐसा लग सकता है कि वी आर ट्राइंग टू मिंट मनी। जो काम एक वीडियो में हो सकता है वो हम 5-10 वीडियो में क्यों कर रहे हैं? क्या लोगों की टाइम को वैल्यू नहीं कर रहे हैं? वैलिड डाउट एंड आई रिस्पेक्ट दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले वी वांटेड टू केटर दिस। देखो, द आइडिया दिस ईयर वाज कि हर बार जब ये मैं सालों से ये वीडियोस बना रहा हूं, तो हर बार ना मुझे ऐसा लगता था कि ये थोड़ा सा कंपल्शन है कि मैं प्रोसेस बताऊं कि कैसे हम इस फंड तक पहुंचे, ना कि सिर्फ फंड का नाम ले लूं, वरना ये टिप वाला वीडियो लगता है और ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता और इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं। मैं कोई टिप्सटर तो हूं नहीं, तो प्रोसेस बताना जरूरी है। अब प्रोसेस में हर साल माइनर इंप्रूवमेंट्स होते हैं, लेकिन मोर और लेस प्रोसेस सेम होता है। तो जब मैं वीडियोस बना रहा हूं, मुझे बहुत रेपिटेटिव लग रहा है, मेरे लिए भी और व्यूअर्स जो सालों से वीडियोस देख रहे हैं, जो ओल्ड व्यूअर्स भी हैं, उनके लिए भी, कि हर साल मैं सेम चीज बोल रहा हूं और फिर फंड बोल रहा हूं। एंड मेरे लिए भी कि बार बार हम सेम चीज का वीडियो बना रहे हैं। तो इस साल दी आइडिया वाज कि मैं स्टैटिक वीडियोस बनाऊं कि हम लार्ज कैप में फंड कैसे पिक करते हैं, मल्टी कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, उन वीडियोस को मैं स्टैटिक आज बनाऊं, और इस साल के मैं रिकमेंडेशंस या फंड अनवील के वीडियो अलग से बनाऊं, ताकि नेक्स्ट ईयर से मैं सीधा सीधा शॉर्टर फंड रिवील वीडियोस बनाऊं, मुझे समझाने की जरूरत ही ना पड़े। नेक्स्ट ईयर से मैं सिंपल ये बोलूं कि ये रहा हमारा वीडियो कि कैसे हम लार्ज कैप पिक करते हैं, कैसे हम मिड कैप पिक करते हैं। अगर आपको हमारा प्रोसेस देखना है तो उन वीडियोस को जाके देख लो। तो इस साल इट लुक्स कि बहुत लेंथी हो गया है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सोच है कि अगले साल से सबका ज्यादा टाइम बचे। जिसको प्रोसेस में इंटरेस्ट है, प्रोसेस के स्टैटिक वीडियोस बना दो, वो देख लेंगे। जिनको हम, जो हमारा प्रोसेस जानते हैं, उनको तो बस ये जानना है कि इस प्रोसेस से इस साल कौन से फंड्स आए, वो डायरेक्टली रिकमेंडेशन वाला वीडियो देख लें। तो ये क्योंकि चेंज ईयर है, जहां ये अप्रोच बदला है इस साल, इसलिए ये लंबा लग रहा है, लेकिन अगले साल से आपको इसका फायदा भी दिखेगा। दूसरा सवाल आया कि हम किसी भी साल कोई हाइब्रिड फंड क्यों रिकमेंड नहीं करते, अगर सच में हम चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स सेफ रहें। तो हाइब्रिड फंड में क्योंकि कॉम्बिनेशन होता है डेट और इक्विटी का, तो वो तो एक लार्ज कैप पैसिव इक्विटी फंड से ज्यादा सेफ हुआ। तो सेफ्टी के नजरिए से हाइब्रिड फंड क्यों नहीं? ऑनेस्टली बहुत डिबेट होता है ये हमारी रिसर्च टीम में, लेकिन वी हैव दिस कोर बिलीफ कि अगर किसी को डेट और इक्विटी दोनों चाहिए, तो दे आर बेटर सर्व्ड विद बाइंग अ प्योर डेट इंस्ट्रूमेंट एंड सेपरेटली बाइंग एक प्योर म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो ये दोनों को ना अलग अलग रखना में हम बिलीव करते हैं। इससे 2 फायदे होते हैं। एक, आपको जिस पैसे पे रिस्क लेना है, आप रिस्क ले रहे हो, एसेट एलोकेशन आपके हाथ में है और आप उस पे रिटर्न जनरेशन के लिए जा सकते हो। और दूसरा, जो पैसा आपको सेफ रखता है, आपने वो एफडी में डाला या किसी बहुत सेफ डेट फंड में डाला, तो वहां आपको फीस या तो लग ही नहीं रही है या बहुत कम फीस लग रही है। हाइब्रिड फंड में क्या होता है कि आपको रिटर्न तो मिलता है मिला जुला, रिटर्न एक प्योर इक्विटी फंड से कम मिलता है, लेकिन फीस आप प्योर इक्विटी फंड के बराबर या उससे ज्यादा दे रहे हो। तो आफ्टर फी एडजस्टेड रिटर्न जो है
वो आपको बेटर मिलेगा अगर आप इस कॉर्पस को डिवाइड करोगे और एक प्योर प्ले डेट इंस्ट्रूमेंट में जाओगे आधे पैसे से, या जो भी प्रोपोर्शन आप चाहते हो, और बाकी के पैसे से आप एक प्योर प्ले इक्विटी फंड में जाओगे। ज्यादा या सिमिलर रिटर्न्स एट लोअर कॉस्ट, इसलिए हाइब्रिड फंड्स डजंट सूट अस। तीसरा सवाल आया कि क्या अभी आप जो फंड्स बता रहे हो उनमें एसआईपी शुरू करनी चाहिए, कंसिडरिंग मार्केट पिछले 2 सालों में बहुत अच्छा किया है और शायद मार्केट अभी भी महंगा है, तो क्या नई एसआईपी शुरू करना सही है? अब देखो, इसका एक बहुत सीधा सा जवाब रहता है। अगर आप यंग हो, अगर आप, मैं कहूंगा अंडर 40 हो, तो आपको मार्केट लेवल्स की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी आपकी या तो बहुत सारी या सब्सटैंशियल इनकम फ्यूचर में है। तो अगले 2 साल में अगर मार्केट गिरता है, आपके पास और पैसा रहेगा टू एवरेज इट आउट। तो अगर आपका कैश फ्लो सिचुएशन ये कहता है कि आपके पास फ्यूचर में अगले 5, 10, 15 साल फ्रेश इनकम जनरेट होगी टू कीप इन्वेस्टिंग, तो आपको मार्केट लेवल्स की बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आप 50, 55 प्लस हो तो आपको मार्केट लेवल्स की चिंता करनी चाहिए, और वैसे में हो सकता है कि मार्केट एक्सपेंसिव लगे, लेकिन फॉर मोस्ट पीपल अंडर 45 जो हैं, दे शुडंट वरी कि उनको कब शुरू करना है कब नहीं। अगला सवाल था कि हम आज तो आपके कहने पे कोई फंड लेंगे, अगले साल अगर आपने फंड चेंज कर दिया तो क्या हम हर साल अपने फंड बदलते रहें? ऐसे कैसे चलेगा? और अगर आप फंड चेंज करोगे तो हमको क्या करना है? क्या हमको भी आपके साथ अगले साल फंड बदलना है? तो देखो, इन मोस्ट केसेस हम लोग ना कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि जब तक बहुत बड़ा सब्सटैंशियल रीजन ना हो, हम कोई फंड को जबरदस्ती, बहुत ही छोटे डिफरेंस के लिए, कोई फंड हमको 19-20 लग रहा है, कुछ भी छोटी सी अच्छी चीज में पहला बहाना देख के हम फंड बदल दें, ऐसा हम नहीं करते हैं। वी ट्राई एंड मेंटेन ये कंसिस्टेंसी, क्योंकि मुझे पता है कि इन्वेस्टर्स के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी। लेकिन कुछ केसेस में जहां हमें लगता है कि नहीं, हम बिल्कुल ही गलत थे, हमारी सोच गलत थी, या फिर जिस एस्पेक्ट से या जिस बेनिफिट्स के लिए हमने उस फंड में इन्वेस्ट किया था वो चेंज हो गया। जैसे अगर फंड मैनेजमेंट टीम चेंज हो जाए, और हमने इन्वेस्ट इसलिए किया था कि हमको फंड मैनेजमेंट टीम का ट्रैक रिकॉर्ड पसंद था, तो कुछ ऐसे यूज केसेस हो सकते हैं जहां रेयरली हमें फंड चेंज करना पड़े। और जब भी हम ऐसा करेंगे, वील टेल इट टू यू ऑनेस्टली, जो भी रीजन है हम आप तक बताएंगे, ताकि जब रीजन ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोज हो जाता है ना, तो आप कॉल ले सकते हो कि हमारा रीजन ये है, आपको ये रीजन सूट करता है कि नहीं, इस रीजन के बेसिस पे आप बदलना चाहते हो कि नहीं। लेकिन मोस्ट केसेस में हम भी इसी पॉइंट को ध्यान रख के कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। एक फिनोलॉजी 30, क्योंकि मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, तो उससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग सवाल आया कि जब आप बोल रहे हो कि फिनोलॉजी 30 में हम स्टॉक्स रिकमेंड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, 10-15 सालों के लिए, तो फीस ईयरली क्यों? हम अगले साल उसके बाद की फीस क्यों दें? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझे लगा क्लैरिफाई करना चाहिए। पहला कि हम कोशिश करते हैं कि हमारे स्टॉक्स बिल्कुल 10, 15, 20 सालों के लिए हो, हम वैसे स्टॉक्स पिक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम कितना भी लॉन्ग टर्म सोचें, कई बार कंपनियों में कुछ ऐसा हो जाता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है, या जिस रीजन से हमने इन्वेस्ट किया था वो रीजन एग्जिस्ट नहीं करता, कोई मर्जर एक्विजिशन हो जाता है, कोई डिसइन्वेस्टमेंट हो जाता है, डायनामिक वर्ल्ड है, चीजें बदलती हैं। तो ऐसे में हमारा होराइजन कितना भी लंबा हो, कभी कभी हो सकता है रेयर केसेस में हमें 1 साल में कोई स्टॉक से निकलना पड़े, कभी 3 साल में, कभी 5 साल में। तो बिल्कुल आइडिया ये है कि हम 10-15 सालों के लिए स्टॉक्स पिक करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल कुछ भी चेंज नहीं होगा। ऑन एन एवरेज हम खुश रहेंगे अगर ऑन एन एवरेज हम हमारी पोर्टफोलियो को 5 साल में 100% चर्न करें, यानी ऑन एन एवरेज हम एक स्टॉक को 5 साल रखें, हर 5 साल में हमारा पोर्टफोलियो बदले, वो या उससे ज्यादा समय में, एंड वील बी सेटिस्फाइड। यानी आप ये समझ सकते हो कि हर साल अगर 30 में से हम 4-5 स्टॉक्स तक चेंज कर रहे हैं, तो आई थिंक वी आर डूइंग अ गुड जॉब। तो हर साल कुछ नए स्टॉक्स आएंगे और कुछ रिप्लेस होंगे। इसके अलावा जब आप फिनोलॉजी 30 लेते हो, तो ये शायद हमने इनफ कम्युनिकेट नहीं किया है, तो आपको फिनोलॉजी 1 की मेंबरशिप कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है, यानी टिकर प्लस। तो टिकर पे जाके आप डीसीएफ वैल्यूएशन कर पाओगे, कॉमन साइज बैलेंस शीट देख पाओगे, आप ईपीएस बेस्ड एनालिसिस कर पाओगे, बहुत सारी वो चीजें जो टिकर प्रीमियम पे ही की जा सकती हैं, वो सब आप फिनोलॉजी 30 के साथ कर पाओगे। इसके अलावा फिनोलॉजी क्वेस्ट पे जो अगले महीने है हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट वैल्यू इन्वेस्टिंग कोर्स आ रहा है, उसका और क्वेस्ट पे और भी जो कोर्सेज हैं उसका भी आपको फ्री कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस मिलेगा। आगे भी जो नए कोर्सेज आएंगे वो भी फ्री में मिलेगा। तो फिनोलॉजी 30 इज अ कंप्लीट बास्केट, जहां आपको स्टॉक रिकमेंडेशंस मिलती हैं, प्रीमियम रिपोर्ट्स मिलती हैं, स्टॉक एनालिसिस
प्रीमियम टूल्स मिलते हैं टिकर प्लस पे और हमारे इन्वेस्टमेंट कोर्सेज भी मिलते हैं। तो एज अ कंप्लीट बास्केट आई थिंक बहुत सेंस बनता है हर साल आप इसकी फीस पे करो, लेकिन ऑफ कोर्स इट्स अप टू यू। यू कैन ट्राई इट फॉर द फर्स्ट ईयर, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऊपर कार्ड पे मिल जाएगा। एक इंटरेस्टिंग सवाल ये आया कि हमने जो हमारा लार्ज कैप फंड रिकमेंड किया है उसको ग्रो पे या हो सकता है किसी और प्लेटफॉर्म पे भी सिर्फ 2 स्टार मिले हैं, तो ऐसे में थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है, थोड़ा डर लगता है। अब देखो, ज्यादातर, मैं ग्रो की एग्जैक्ट रेटिंग कैसी है मुझे नहीं पता, लेकिन ओवरऑल ज्यादातर ये जो रेटिंग सिस्टम्स होते हैं ना, ये ज्यादातर पास्ट में रीसेंट परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं। पास्ट बहुत दूर का भी नहीं, रीसेंट परफॉर्मेंस। और दूसरा कि लार्ज कैप कैटेगरी में जैसा मैंने कहा, हम हाईएस्ट रिटर्न्स के लिए जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हाईएस्ट रिटर्न्स कई बार ज्यादा रिस्क लेके लिए जाते हैं। रिस्की कंपनियां, लार्ज कैप में भी वो जो 20% अलाउड है कि आप लार्ज कैप के बाहर इन्वेस्ट कर सकते हो, इवन इन लार्ज कैप फंड्स, वहां ज्यादा रिस्क ले लो। तो लार्ज कैप में वी आर लुकिंग एट सेफ्टी फर्स्ट एंड देन रिटर्न्स। उसके कारण रेटिंग मार खा सकती है, और कई बार बहुत ज्यादा रिसेंसी बायस के कारण भी रेटिंग्स मार खा सकती है। लेकिन ये जो रेटिंग्स है ना, ये जो क्वांटिटेटिव रेटिंग्स हैं, ये बहुत ही ज्यादा रिटर्न बेस्ड हैं। और लार्ज कैप में तो हमेशा जो फंड एक्सेसिव रिस्क लेगा, किसी साल वो हीरो दिखेगा अच्छे मार्केट में, खास करके बुल रन में। ये जो कंजर्वेटिव फंड्स है ना, अच्छे मार्केट में ये बुरा करते हैं। तो अच्छे मार्केट में अगर मैं रिटर्न बेस्ड रेटिंग्स पे जाऊंगा तो ज्यादा एग्रेसिव फंड ही अच्छा लगेगा। लेकिन इन द लॉन्ग रन लार्ज कैप में सही अप्रोच है, ज्यादा रिस्क नहीं, ज्यादा सेफ्टी। रिटर्न्स के लिए बाकी एसेट क्लासेस हैं। कल इनफैक्ट लार्ज कैप के बाद जो आई थिंक जो थोड़े एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, जिन्हें लगता है कि नहीं लार्ज कैप बहुत सेफ हो गया, उनके लिए कल एक फंड आ रहा है, लार्ज एंड मिड कैप फंड, जो हमने पिक किया है। तो कल का वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। अब एक सवाल ये आया कि हमने जब पिछले वीडियो में फंड रिकमेंड किया तो एक पॉइंट मैंने ये भी बोला था कि ये फंड मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि इसकी वाइड रीच है। हर बैंक, हर डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्ट एएमसी के थ्रू, आरआईए के थ्रू, आप रेगुलर डायरेक्ट कुछ भी चाहो सब हर जगह मिल जाएगा। लेकिन व्हाट इफ कोई अच्छा टेक सेवी डिजिटल इन्वेस्टर है जिसको वाइड रीच से मतलब ही नहीं है, तो क्या हम उसके लिए कोई और फंड रिकमेंड करते? नहीं। सो वाइड रीच एक फैक्टर होता है, लेकिन उसको हटा के भी अगर कोई क्लियर विनर होता तो डेफिनेटली, जैसा हमने कई बार पिछले वीडियोस में किया है, हम 2 विनर अनाउंस कर देते कि ये अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो फंड ए, लेकिन अगर XYZ आपकी रिक्वायरमेंट है तो फंड बी। तो वाइड रीच हो ना हो, हमारा डिसीजन मटेरियली डिफरेंट नहीं हो रहा था, इसीलिए एक फंड रिकमेंड हुआ। अगला सवाल है कि बहुत सारे दूसरी जगह में निफ्टी 50 को प्रेफर किया जाता है। अब देखो, इसके लिए ना, ये वाला जो सेकेंड वीडियो था, इसमें हमने क्लियरली बताया था कि कैसे 30 स्टॉक्स के बाद और डाइवर्सिफिकेशन का कोई फायदा नहीं होता। डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स पीक एट अराउंड 2025 और आफ्टर 30 तो बिल्कुल ही कोई फायदा नहीं होता। और दूसरा, हिस्टोरिकल रिटर्न्स भी सेंसेक्स निफ्टी दोनों के कंपेयर हुए थे और रिजल्ट आपने देखा था। तो इफ यू स्टिल वांट टू गो विद निफ्टी 50, कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम हमारा डिसीजन चेंज करें, निफ्टी 50 को प्रेफर करें, इसका कोई एविडेंस हमको मिला नहीं। हमारी नजर में अभी भी व्हाट वी रिकमेंडेड इज अ बेटर चॉइस, लेकिन निफ्टी 50 कोई बुरी चॉइस है ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू कैन कंफर्टेबली गो विद इट। एक इंटरेस्टिंग सवाल ये आया कि व्हाई नॉट निफ्टी नेक्स्ट 50? उसने तो आउट परफॉर्म किया है, इसने तो जो आप फंड बता रहे हो उससे काफी ज्यादा रिटर्न लेके आया है। तो अगेन द अप्रोच स्पेसिफिकली इन लार्ज कैप इज कि हम ज्यादा रिटर्न्स के लिए ना जाएं। ज्यादा रिटर्न्स के जाने के लिए बहुत सारे बाकी सारे फंड क्लासेस अवेलेबल हैं। ये एक फंड क्लास में सेफ्टी, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा जरूरी है। इस कैटेगरी में हीरो नहीं बनना है हमको। हीरो बनने के चक्कर में ही जो इन्वेस्टर्स सेफ्टी ढूंढ रहे हैं, जो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, कई लोग हीरो बनने के लिए उन्हें बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, जो बुरे मार्केट में बुरा परफॉर्म करते हैं, और इन्वेस्टर्स की रिस्क एपेटाइट मैच ना होने के कारण इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट फॉर देम। तो रिस्क एपेटाइट एंड रिस्क एप्रोप्रिएट रिकमेंडेशंस देना भी काफी जरूरी है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस आई एंड वी हम्बली एक्सेप्ट कि वी मिस्ड इट। तो एक सजेशन ये आया कि आप फंड बताते हो, प्रोसेस बताते हो, ऑल ऑफ दैट इज गुड, लेकिन टेल अस ये फंड किसके लिए है, किसको पैसा लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए, क्योंकि हर फंड सबके लिए हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो आई एक्सेप्ट वी मिस्ड इट। ये उन 2 वीडियोस में आना चाहिए था। और यहां मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि लार्ज कैप का जो फंड है, मैंने हालांकि क्वेश्चन के आंसर करते समय वो निकल ही आया है, ये वाला जो फंड है इट इज फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स, जो बहुत सेफ्टी ढूंढ रहे हैं, जो बस
अपने टोज डिप करना चाहते हैं इक्विटी में, उस पर बहुत ज्यादा दाव नहीं लगाना चाहते, दे डोंट वांट टू टेक एक्सेसिव रिस्क। तो आई वुड से एनीवन हु इज अबव 45-50, उनके लिए दिस इज अ डिसेंट कैटेगरी। एनीवन हु फील्स नहीं मेरे को तो इक्विटी करना ही नहीं है, मैं पहली बार कर रहा हूं, तो बिगिनर्स के लिए इट्स अ गुड फंड टू गेन दैट कॉन्फिडेंस। और अभी क्योंकि मार्केट एक्सपेंसिव है, तो अगर किसी को डर लगता है नहीं बहुत महंगा मार्केट है, इज दिस द राइट टाइम टू स्टार्ट, तो ऐसे लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स डू अ लिटिल बेटर देन अदर फंड्स। तो सेफ्टी ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स के लिए भी इट्स अ गुड चॉइस। लेट मी समराइज, पीपल अबव 50 जो प्रोपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत इक्विटी में करना चाहते हैं, गुड चॉइस। बिगिनर्स, गुड चॉइस। पीपल लुकिंग फॉर सेफ्टी, गुड चॉइस। ये फंड इन 3 कैटेगरी की तरफ डायरेक्टेड है। कल वीडियो आ रहा है उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनके लिए ये बहुत ज्यादा सेफ है, जो अभी भी लार्ज कैप फोकस्ड रहना चाहते हैं लेकिन थोड़ा रिस्क ले सकते हैं आउटसाइड द कैटेगरी, और जो एक्टिव स्टॉक पिकिंग की तरफ जाना चाहते हैं, आउट परफॉर्म करना चाहते हैं मार्केट को, थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए, उसके लिए वो रेडी है। तो अगला फंड उनके लिए जो आएगा कल। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।